तो देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लेटो के शैक्षिक चिंतन। प्लेटो के शैक्षिक चिंतन के अंतर्गत हम लोगों ने प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा की पाठचर्या है डिस्कस कर लिया था, है ना। आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? शिक्षण विधियां अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो के अनुसार शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए या कौन कौन सी शिक्षण विधियों की बात प्लेटो करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए प्लेटो मनुष्य को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही तत्वों का योग मानते थे और ये मानते थे कि मनुष्य का विकास इन्हीं दोनों तत्वों एवं शक्तियों पर निर्भर करता है, भौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, तो इनका तर्क था कि मनुष्य को जो कुछ भी सिखाना हो उसे सिखाने के लिए उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किस स्तर पर किस शक्ति का प्रयोग कितना और किस प्रकार किया जाए, इस संबंध में प्लेटो के विचार बहुत ही सुलझे हुए हैं। इन्होंने रिपब्लिक में लिखा है, अपने द रिपब्लिक में, यदि किसी से जबरन व्यायाम कराया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी विद्यार्थी से जबरन व्यायाम कराया जाए तो उसे कोई हानि नहीं होती, लेकिन यदि किसी को ज्ञान जबरन सिखाया जाए तो उसे धारण नहीं करेगा। प्लेटो क्या कहता था? अगर किसी से जबरन व्यायाम कराया जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी, है ना। लेकिन यदि किसी को ज्ञान जबरदस्ती सिखाया जाए तो उसे जो है वो धारण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आपको नहीं सिखाया जा सकता। जो साइकोलॉजी में लर्निंग थ्योरीज आई हैं उसमें थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ा है आपने? थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, उसमें से एक है तत्परता का नियम, याद है? आवाज मेरी आ रही है? यस सर। हाँ, तो थॉर्नडाइक की थ्योरी है जो, उसमें थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए हैं, जो मुख्य नियम है वो 3 नियम उन्होंने दिए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, रेडीनेस लॉ। तो ये तत्परता का नियम क्या है, कोई बताएगा? कोई भी विद्यार्थी, शिक्षा मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा। यदि यदि सर कोई भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए रेडी नहीं है या टीचर पढ़ाने के लिए रेडी नहीं है, तब तक हम उसे इफेक्टिव टीचिंग या नहीं करा सकते हैं, सिखा नहीं सकते हैं जब तक वो कोई रेडी नहीं होगा किसी चीज को जी सीखने जी के लिए। जी 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 जी, क्यूरियोसिटी होनी ठीक है, चाहिए सर। गुड अगर गुड गुड। आपको क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो आप सीखने को केपेबल नहीं होंगे, मजा नहीं आएगा जी पढ़ने जी में। जी जी, जिज्ञासा का होना जरूरी है। ठीक, तो प्लेटो भी यही कहते थे अपनी रिपब्लिक में। इन्होंने कहा कि किसी विद्यार्थी से आप जबरन व्यायाम करवा देंगे तो उसे नहीं नुकसान करेगा, लेकिन आप चाहे हम जबरदस्ती ज्ञान या नॉलेज उसे करा दें तो वो नहीं सीखेगा, है ना। क्योंकि जब आप सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे तब तक जो लर्निंग है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, थॉर्नडाइक का जो तत्परता का नियम यही है कि सबसे पहले आप क्लास में जाएंगे तो बच्चों को सीखने के लिए क्या करेंगे? तैयार करेंगे। ठीक है, एक वातावरण तैयार करेंगे जिससे कि वो लर्निंग के लिए तैयार हो जाए। आप उसे सिखाने के लिए या जो सिखाने वाले हैं उसकी ओर विद्यार्थी को क्या करेंगे? रुचि, उसकी इंटरेस्ट डेवलप करेंगे या उसे आकर्षित करेंगे। ठीक, तो ये आपको जो है सबसे पहले उसे सीखने के लिए तत्पर करना होगा। ठीक, तो यही बात प्लेटो भी कहते हैं कि जब तक विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक उसे जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों पर ज्ञान जबरन नहीं थोपा जाए। प्लेटो कहते हैं कि यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों पर जो ज्ञान है वो जबरदस्ती न थोपा जाए, बल्कि उसे खेल खेल में सीखने दिया जाए। जो विद्यार्थी हैं वो उसे जो है खेल खेल में सीखेंगे। अपने ग्रंथ दिलाज में ये बालक और बालिकाओं के लिए विभिन्न शिक्षण प्रणालियों का समर्थन करते हैं। इनकी शिक्षा योजना एवं विभिन्न विषय एवं क्रियाओं की जो पाठचर्या का नियोजन है उसकी शिक्षण विधियों के बारे में भी ये सहज ही आभास करा देते हैं दिलाज में। ठीक है, प्रारंभ में बच्चे खेलकूद की शिक्षा लेंगे,
प्लेटो क्या कहते हैं कि जब प्रारंभ करेंगे तो बच्चे खेल कूद की शिक्षा लेंगे खेल विधि से, उन्हें संगीत एवं व्यायाम की शिक्षा अवलोकन विधि से। अवलोकन समझ रहे हैं ना, ठीक है, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, ठीक, प्रयोग एवं अभ्यास यानी करके सीखने द्वारा ही दी जा सकती है। प्लेटो की इस विधि का उस समय क्या रूप रहा होगा इसके बारे में स्पष्ट संकेत तो नहीं मिलते हैं, पर यह बात निश्चित है कि इन्होंने शिक्षण की इन विधियों को अपनाया अवश्य था। ठीक है, जैसे खेल विधि है, अवलोकन विधि है, प्रयोग एवं अभ्यास विधि है, स्वयं करके सीखना, ठीक है, इस तरह की विधियां जो है प्लेटो ने अपनाया। ठीक, आगे देखिए, भाषा, साहित्य, गणित, ज्यामिति और धर्म की शिक्षा के लिए इन्होंने अपने गुरु सुकरात की प्रश्नोत्तर एवं आगमन विधि को अपनाया था। जो इनके प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। तो सुकरात ने जो प्रश्नोत्तर विधि थी, ठीक है, उसको अपनाया और साथ ही आगमन विधि को अपनाया। ठीक, आगमन विधि क्या है, कोई बताएगा? आगमन और निगमन का नाम सुना है आपने? आगमन किसकी है और निगमन किसकी है? सर हेलो। हाँ जी हेलो विकास, आ रही है आवाज, सर। बोलिए। आगमन विधि में पहले थ्योरी दी जाती है, सिद्धांत दिए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। और निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है, एग्जाम्पल मतलब सॉरी निगमन से उल्टा हो गया है। सर निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है और उसके बाद एग्जाम्पल आगमन दिया में जाता है। और पहले आगमन एग्जाम्पल विधि दिया में जाता है। पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद सिद्धांत दिया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार कंफर्म कर दूं। आगमन विधि में हम सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जिस भी टॉपिक को हमें पढ़ाना होता है उससे संबंधित हम लोग जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन उदाहरणों के आधार पर हम नियम की व्याख्या करते हैं। तो ये हमारी क्या है? आगमन विधि है। और आगमन की जस्ट अपोजिट जो है निगमन विधि है आपकी। निगमन में हम सबसे पहले नियम बता देते हैं छात्रों को, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है नियम बताने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये क्या है? ये तो फिक्स आगमन है ना? विधि। नहीं बेटा, निगमन है। निगमन में हम लोग सबसे पहले विद्यार्थी को नियम बता देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम ओके सर। 180 अंश कैसे होता है उसको एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो ये क्या हुआ? ये निगमन विधि हुई। अब भी चेतना कटियार डाउट है? नो सर, क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, आप मुझे समझाइए फिर, अगर क्लियर हो गया। सर आगमन क्या जो है, निगमन क्या है? सर हाँ, निगमन विधि में जो भी होता है वो फैक्ट हम उसको स्टूडेंट को बता देते हैं कि जैसे त्रिभुज नियम के या तीनों सिद्धांत, कोणों। सर नियम या नियम सिद्धांत नियम या सिद्धांत जो होता है उसे पहले बता देते हैं, उसके बाद पहले फिर उसे बता देते उदाहरणों हैं, के उसके माध्यम से बाद सिद्ध उसको करते हैं। एक्सप्लेन करने का जो भी होता है वो आगमन विधि में आता है। फिर नहीं बेटा, आप समझ नहीं रहे। फिर से ध्यान से सुनिएगा आप, शांत चित्त और एकाग्र मन से सारे विद्यार्थी। आगमन विधि में हम जो है उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। ठीक, पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उन उदाहरणों के माध्यम से हम नियम तक पहुंचते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए नर वह पाए मर जाए, या वह खाए मर जाए। ये क्या है, किसका एग्जाम्पल? सर यमक अलंकार का। यमक अलंकार का। अच्छा, जी जी एकदम सही। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, नियम क्या है? यमक अलंकार कहाँ पर होता है? यमक अलंकार क्या सर सर परिभाषा? यमक इसमें दो अलंकार शब्द दिए होते हैं लेकिन उनके अर्थ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वहां यमक अलंकार होता है ना? जैसे यहाँ एक कनक से मतलब क्या है? सोने से। एक कनक धातुरा सोना से।
और एक धतूरा। हाँ, तो एक को आदमी पा जाता है तो पागल हो जाता है, एक को खा लेता है तो या मर जाता है। बताइए, मर जाता है। ठीक, तो पागल हमने हो। क्या किया, पागल हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि पहले हम उसे जो है उदाहरण बता देते हैं, फिर उसका नियम बताते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, आगमन विधि हुई। और निगमन क्या है, निगमन में हम जाते ही अभी हमने आपको एग्जांपल बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सिद्ध है, ये सिद्धांत है, थ्योरी है, नियम है कि नहीं? पहले से आप ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है कि नहीं? अब यस सर। ये आपने बच्चों को बता दिया, इसके बाद अब 180 अंश कैसे होता है, तो आप फिर त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज जो है बना के 60-60 का जो कोण है उसको करके और सिद्ध करेंगे ना एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, तो वो निगमन विधि हो गई आपकी। तो निगमन में सबसे पहले नियम बता देते हैं, फिर उदाहरण, मतलब नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। आगमन में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। शिक्षण सूत्र देखिए, आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं और निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। क्लियर है? बताइए, आगमन विधि निगमन विधि क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, ये बताइए आगमन विधि किसने दी थी और निगमन विधि किसने दी थी? सर आगमन अरस्तु ने और निगमन प्लेटो ने। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एकदम सही जवाब है आपका। निगमन प्लेटो की है और आगमन किसकी है? अरस्तु की है। ठीक, तो ये भी मुझे बता सकते हैं क्या, आगमन विधि का प्रयोग किन विषयों में होता है, निगमन का किन विषयों में होता है? बताइए। अगर आपको टीचिंग करनी है, मान लीजिए आपको साइंस की टीचिंग करनी है या मैथ पढ़ाना है, तो उसमें आप किस विधि के करेंगे? आगमन और निगमन में से आपको चयन करना है। अभी दो ही ऑप्शन है आपके पास, बताइए। अगर आपको गणित शिक्षण करना है और मैं कह दूं आपको दो मैथड से पढ़ाना है, आगमन और निगमन आपके सामने है, तो किसका चयन करेंगे आप? सर छोटी क्लास के लिए तो पहले निगमन विधि सही रहेगी कि बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए हम लोग बता देंगे कि ये तुम्हारा मतलब कि फॉर्मूला है, इस पे आप सवाल लगाइए, तो उसके लिए निगमन सही रहती है। और अगर आप 9th-10th में टीचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आगमन सही रहेगी। अच्छा, बताइए, आप लोग सहमत हैं? दीपिका त्रिपाठी सही बता रही हैं? नहीं सर। सर मैं बताऊं? हाँ, सर सर शिव मैथ्स की शरण शर्मा। टीचिंग के लिए पहले निगमन ही करा जाता है, मतलब पहले नियम बताया जाता है फिर उसको प्रूव किया जाता है। और जैसे साइंस वगैरह है उसको पहले हम लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स बताते हैं फिर उसका कंक्लूजन बताते हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, आप सही शिव शरण शर्मा बता रहे हैं, लेकिन दीपिका का कहना है कि जब छोटी क्लास में पढ़ाएंगे तो वहां पहले निगमन से पढ़ाएंगे और बड़ी क्लास में जब जाएंगे 9th-10th में तो वहां आगमन से पढ़ाएंगे। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? सही कह रहे हैं दीपिका? नहीं सर। सर क्यों नहीं? उस क्लासेस में भी तो फॉर्मूलेज पे डिपेंड करते हैं ना। हाँ, 9th-10th में भी तो सर फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा ना। ऐसे कैसे आप मैथ्स को डायरेक्टली आप ऐसे एग्जाम्पल पहले दे दोगे, आप समझाओगे नहीं उस चीज को, तो कैसे कर लेगा इंसान? सर लेकिन दीपिका के अकॉर्डिंग उनके कहने का मतलब ये है कि बच्चे उस टाइम पे अपना पहले सोचेंगे, अगर उनको नहीं आएगा तो फिर वो टीचर से पूछेंगे, मतलब उनको तर्क संगत बनाने की कोशिश करना चाहती हैं वो। इसलिए उन्होंने पहले सोचे, मतलब बच्चों को एग्जाम्पल दे दिया ताकि बच्चे खुद से मतलब समझे, ना है तो फिर टीचर से पूछे। और छोटे बच्चों में इतना क्यूरियोसिटी नहीं होती है, तो पहले उनको बता देंगे, उसके बाद उन्हें मतलब सिखाएंगे। गुड। दीपिका त्रिपाठी एकदम सही कह रही, दीपिका एकदम सही कह रही हैं। जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ाएंगे तो आप निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। मैथ आप छोटी कक्षाओं में पढ़ाएंगे तो निगमन से पढ़ाएंगे, है ना? और क्योंकि जो बच्चे होते हैं उतना ज्यादा मिच्योर नहीं होते, उतने ज्यादा वो परिपक्व नहीं होते, उतनी ज्यादा उनकी जो
सोचने समझने की क्षमता है वो नहीं होती है, तो हम जाते ही उन्हें नियम बता देते हैं, उसके बाद उसे उदाहरण के द्वारा सिद्ध करते हैं। ठीक है, बड़ी कक्षा में क्या होता है, उनके अंदर तर्क करने की क्षमता होती है। ठीक है, तर्क वितर्क कर सकते हैं, तो पहले हम लोग उदाहरण से चलते हैं, उदाहरण का निरीक्षण करने के लिए कहते हैं, उसके आधार पर, उदाहरण के आधार पर सिद्धांत या नियम की व्याख्या करते हैं। ठीक, तो जो टीचिंग फार्मूला है वो यही कहते हैं। ठीक है सीमा की, आप बीएड करने के बाद जाएंगी यस तो सर। आपसे टीचिंग मेथड पे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए। दीपिका एकदम 100% सही बता रही। ठीक, तो सर उस कॉन्सेप्ट को समझिए। हाँ अल्ताफ बताइए। सर जो आप थ्योरी बता रहे हैं कि छोटे बच्चों को निगमन से पढ़ाना चाहिए, बड़े बच्चों को आगमन से, क्या वो थ्योरी हाँ अभी भी अप्लीकेबल है? क्योंकि आप आज के बच्चे तो बहुत ही क्यूरियस होते हैं, उनका माइंड भी बहुत शार्प होता है, हर चीज़ वो समझते हैं, बचपन से ही सब देख रहे होते हैं, तो क्या ये थ्योरी मेरा अप्लीकेबल है इस माहौल में? आप सुनिए अल्ताफ, मेरा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था कि अगर आपके सामने मात्र मैं 2 विधियों का चुनाव करने के लिए दूं, प्रश्न मेरा यही था, आपको याद है? तब आप कौन सी विधि चुनेंगे? प्रश्न मेरा ये था। जी सर। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन किया जाता है उसी के बेस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जो प्रश्न करेंगे उसी का उत्तर तो आप देंगे। क्लास देख के तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना कि इस बच्चे को यही विधि आनी चाहिए, हो सकता है कि बच्चे अच्छे माइंड के हों। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बात समझ रहे हैं, आप समझ सामान्य उस पे चले जा रहे हैं। सर आई हमें एग्री आपसे विद अल्ताफ सर, क्योंकि बच्चे पे डिपेंड करता है ना कि हम कैसे पढ़ाना उसको पढ़ाएं, आगमन से, निगमन से। क्योंकि सर अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उनको उसी मेथड से समझाना पड़ेगा। सर कोई भी एक नियम यूनिवर्सलाइज तो नहीं किया जा सकता कि ये नियम इस उम्र के बच्चों को ही सिखाया जाना चाहिए। यहाँ यूनिवर्सल करने की बात तो मैंने की नहीं। मैंने आपसे ये प्रश्न किया है कि अगर आपको गणित शिक्षण पढ़ाना है, प्रश्न को समझिएगा आप, जी जी। पहले आप प्रश्न को समझिए फिर मैं आपका उत्तर देता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने ये कहा अगर आपको गणित शिक्षण पढ़ाना है और आपके पास 2 विधियों का ऑप्शन है, आगमन और निगमन, तो उसमें कौन सी प्रभावी विधि होगी? सर तो जो विधि से बच्चे को देखिए जल्दी समझ देखिए देखिए आप, तो दीपिका ने कहा कि सर जब हम 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाएंगे या छोटी कक्षाओं में पढ़ाएंगे तो हम निगमन विधि से पढ़ाएंगे, और जब बड़ी कक्षाओं में पढ़ाएंगे तो आगमन विधि से पढ़ाएंगे। ठीक, उसका उत्तर ये था। समझ रहे हैं? अब जी आप सर। क्या कह रहे हैं? आप आ रहे हैं कि हमें सिखाना है। ठीक, नहीं, तो मैं आप, पढ़ाने जा रहा हूँ तो जिस विधि से बच्चे को आसानी से समझ में आएगा वो हाँ, पढ़ाऊंगा, या छोटा बच्चा है तो मैं नियम जो निगमन की थ्योरी है वो पहले ही मतलब उस पर थोपूंगा कि तुम्हें नियम से ही पढ़ना है। अरे थोपने की बात नहीं, देखो जब छोटा बच्चा होता है उसे पहले पूरा सेंटेंस पढ़ाया जाता है, सेंटेंस जी पढ़ाया जाता है एक लाइन, जी। बाद में फिर उसको जो है अलग अलग करके खंडों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा समझ नहीं होती है कि वो शुरुआत से चीजों को समझ जाएगा। पहले उसे लाइनें कविताएं रटाई जाती हैं। समझ रहे हैं? ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं आ गई है जिस पे आप बात कर रहे हैं कि वो जिससे हम थोपेंगे। यहाँ थोपने की बात नहीं हो रही, कुछ चीजें जो बेसिक हैं, जो है कि सिद्धांत है, नियम है साइकोलॉजी के, उसे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो फिर शिक्षण आपका जो है प्रभावी नहीं होगा। ऐसा थोड़ा नहीं है। ठीक समझ रहे हैं? तो जो शिक्षण सूत्र बने हैं तो उनको फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी टीचिंग आपकी प्रभावी होगी। आप एक सामान्य डिस्कशन पे जा रहे हैं कि बच्चा जिससे सीखेगा, हम थोपेंगे नहीं। ठीक, आजकल तो बहुत सारी विधियां हैं, लोग छोटी कक्षाओं में खेल विधि से पढ़ाते हैं और बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से भी पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजों को दिखाकर भी पढ़ाते हैं। तो वो बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पर ये हो रही थी कि आपके पास अगर 2 मेथड है तो उसमें आप गणित शिक्षण के लिए कौन सा चयन करेंगे? बाकी आप प्रश्न को समझने की कोशिश किया करिए, सामान्य बात नहीं यहाँ पर हो रही है। चलिए देखिए,
तो हम लोग प्लेटो की बात कर रहे थे कि प्लेटो ने भी जो है ये बात कही कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो ज्ञान है उसको जबरदस्ती जो है थोपा नहीं जाना चाहिए, है ना, पहले उसे सीखने के लिए हमें तैयार करना है। तो उन्होंने खेल विधि है, अवलोकन विधि है, प्रयोग एवं अभ्यास विधि है, इनका समर्थन किया। ठीक, भाषा, साहित्य और गणित, ज्यामिति और धर्म की शिक्षा के लिए इन्होंने सुकरात ने जो प्रश्नोत्तर विधि दी थी और आगमन विधि उसको अपनाया। तर्क एवं दर्शन की शिक्षा के लिए इन्होंने तर्क एवं वाद विवाद की विधि को अपनाया और साथ ही तर्क युक्त वाद विवाद जिसे डायलेक्टिक मेथड कहा जाता था, ठीक है, जिसका प्रयोग सुकरात करते थे, जिसमें क्या था, जब तक हम अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक जो है उसमें वाद विवाद, और वाद विवाद कैसा होता था, तर्क युक्त होता था, उसी को हम डायलेक्टिक मेथड कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, प्लेटो सर्वप्रथम नकारात्मक प्रश्न, प्लेटो के अनुसार सर्वप्रथम नकारात्मक प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है, फिर तर्कपूर्ण वाद विवाद द्वारा सत्य की खोज की जाती है। इसे ही प्लेटो शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानते थे। जिस तरह से अभी हमने रूसो को चर्चा किया था कि रूसो भी यही कहते हैं कि अगर बच्चों को हमें सिखाना है तो हम कैसी शिक्षा देंगे, नकारात्मक शिक्षा देंगे शुरुआत में, और जब वो प्रौढ़ हो जाएगा, जब उसे समझने के योग्य हो जाएगा तो फिर उसे वो खुद ही समझेगा। जब उस स्तर का उसके पास जो सोचने की क्षमता है वो हो जाएगी, यानी जब वो प्रौढ़ हो जाएगा तब उसे जो है समझेगा। ठीक है, तो शुरुआत में नकारात्मक विधि से ही पढ़ाना है। नकारात्मक विधि का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर हमें सिखाना है कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, ये सेंटेंस हमें बच्चे को सिखाना है, तो हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, इसको ऐसे ना सिखा के क्या सिखाएंगे, हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसी तरह प्लेटो भी कहते थे कि शुरुआत में जो है नकारात्मक प्रश्न किए जाएं, उसके बाद तर्कपूर्ण वाद विवाद द्वारा सत्य की खोज की जाए, यानी अंतिम सत्य तक पहुंचा जाए। प्लेटो इसको भी सर्वश्रेष्ठ विधि मानते थे। ठीक, आगे देखिए, 35 वर्ष की आयु के बाद जो लोग शासन में उच्च पद ग्रहण करेंगे और राजनीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे, यह अध्ययन स्व अध्याय द्वारा होगा, यानी सेल्फ स्टडी की बात यहां कर रहे हैं। स्व अध्याय विधि, सेल्फ स्टडी मेथड। 50 वर्ष के बाद ये दार्शनिक शासन कार्य से मुक्ति की बात करते थे और अध्यात्म शास्त्र के अध्ययन के लिए कहते थे कि जो 50 वर्ष के ऊपर हो जाएंगे और जैसे ही शासन के कार्यों से उन्हें मुक्ति हो जाएगी तो फिर उन्हें अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करना होगा। तो इसके लिए ये चिंतन तथा ध्यान और अनुभूति की बात करते थे। ठीक है, चिंतन एवं ध्यान को ही ये जो है स्वाध्याय विधि के उच्चतम रूप में स्वीकार करते थे। ठीक है, चिंतन और ध्यान को, तो ये विधियां थी जिनको प्लेटो जो है शिक्षण विधि में स्वीकार करते थे। अब देखिए अनुशासन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो किस तरह के अनुशासन की बात प्लेटो करते हैं। तो आपको पहले से ही मैंने बताया हुआ है कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करने की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेटो का विचार है कि बच्चे की जो इंद्रियां हैं उसे अनैतिक आचरण की ओर ले जाती है। ध्यान से समझिएगा, किस तरह के अनैतिक आचरण की ओर ले जाती हैं। तो इनके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के ऊपर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आदर्शवाद को मानते हैं, ठीक, जिससे वे अनैतिकता से बच सके, जिससे उन्हें अनैतिक कार्यों से बचाया जा सके। शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के अनुशासन को ये आवश्यक मानते थे। अगर जरूरत पड़े तो शारीरिक दंड भी दिया जा सकता है, शारीरिक और मानसिक दोनों। ठीक, इसके लिए प्लेटो दंड का विधान भी स्वीकार करते थे कि अगर हमें दंड की भी जरूरत पड़े तो हम दंड देंगे। बच्चों को यह दंड अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा और यदि अध्यापक अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करे तो वे राज्य द्वारा दंडित होंगे। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर विद्यार्थी
अनुशासनहीनता करता है तो उसे शिक्षक दंडित करेंगे। अगर शिक्षक अनुशासनहीनता करता है तो उसे कौन दंडित करेगा? राज्य द्वारा दंडित किया जाएगा। ठीक है। प्लेटो कड़े नियंत्रण के समर्थक थे। इनका विश्वास था कि कड़े नियंत्रण से ही मनुष्य अनुशासन में रहना सीखता और अनुशासित जीवन से ही उसमें सद्गुणों का विकास होता है ना। 4 प्रकार के सद्गुणों की बात की थी ना, कौन कौन से थे? प्लेटो ने 4 प्रकार की सद्गुणों की बात करते हैं, वो कौन कौन से सद्गुण थे? संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। ठीक। तो ये कहते थे कि जब हम मनुष्य को या विद्यार्थी को कड़े अनुशासन में रखेंगे तभी उनके अंदर जो सद्गुणों का विकास है वो हो पाएगा। ठीक। अब आज के हिसाब से आप कह दें कि जो दंड है वो नहीं दिया जाना चाहिए, है ना, तो ये तो बात सही है। लेकिन आदर्शवाद जो विचारधारा है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? वो कहती है अगर हमें नैतिक गुणों का, आध्यात्मिक मूल्यों का विद्यार्थियों में डेवलप करना है तो हम कड़ाई के साथ उनको रखना होगा, विद्यार्थियों को, तभी उनके अंदर सद्गुणों का विकास होगा। अब प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति की गोद में उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाना चाहिए, है ना। स्वतंत्र, एकदम मुक्तात्मक अनुशासन की बात करता है। ठीक। तो बहुत ज्यादा स्वतंत्रता भी विद्यार्थी के लिए हानिकारक है। मैंने बताया ही है कि अगर एक अबोध बालक को आप छोड़ देंगे और कहीं वो नदी में गहरे पानी में चला गया तब तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो प्रकृति का ये जो दंड है, दंड का विधान, ये उपयुक्त नहीं होगा। क्यों? प्रकृति ने तो उसे मृत्यु दंड दे दिया, है ना। तो ये दंड तो ठीक नहीं है कि प्रकृति के द्वारा दंड दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को जो है समन्वय स्थापित करते हुए चलेंगे। ठीक है, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, तभी जो है एक सफल जो मनुष्य है उसको बना पाएंगे। ठीक। तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं और अलग अलग इनकी जो है मत है। ठीक है। तो अगर कुछ अच्छी बातें हम आदर्शवाद से ले लेंगे, कुछ अच्छी बातें प्रकृतिवाद से, तो बीच का जो रास्ता हम मध्यम मार्ग निकालेंगे वो प्रभावी होगा, है ना। अब बुद्ध जी भी यही मध्यम मार्ग की बात करते थे। आपने बौद्ध दर्शन में पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, पढ़ाया है ना। चलिए आगे देखिए, शिक्षक, किस तरह के शिक्षक की बात प्लेटो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लेटो ने शिक्षक के विषय में अलग से तो कहीं लिखा नहीं, पर इसके तत्संबंधी विचारों से हम इनके शिक्षक के प्रति विचारों का अनुमान जरूर लगा लेते हैं, किस तरह के शिक्षक को ये चाहते थे। यानी ये शिक्षक को जो है बहुत ऊंचा स्थान देते थे और इनके अनुसार शासन के उच्चतम व्यक्ति शिक्षक होने के अधिकारी होंगे। जो शासन के उच्चतम व्यक्ति होंगे वो शिक्षक होने के अधिकारी होंगे। यानी शिक्षा क्षेत्र के मुख्य अधिकारियों के लिए तो इन्होंने आयु भी निर्धारित की थी प्लेटो ने। 50 वर्ष तक शासन में उच्च पदों पर कार्य करने के बाद और ज्ञान तथा विवेक जागृत होने के बाद ही कोई व्यक्ति इन पदों पर नियुक्त होगा। ठीक है, शिक्षक जैसे पदों पर। ठीक है, और उनका सेवा काल 50 से 55 वर्ष की आयु तक, यानी 5 वर्ष तक होगा। शिक्षक होने का अधिकार भी प्लेटो सीमित लोगों को ही देते थे। प्लेटो सबको नहीं शिक्षक बनाते थे, सीमित लोगों को ही शिक्षक बनने का अधिकार था। ऐसे व्यक्तियों से निश्चित रूप से समाज का मार्गदर्शन होगा, ऐसा प्लेटो का मानना था, और वे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ नागरिक तैयार करेंगे, यानी आदर्श नागरिक जो है तैयार करेंगे। यानी प्लेटो के अनुसार शिक्षक को समाज में उच्चतम स्थान देना चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना था। अब शिक्षार्थी के संदर्भ में देखिए, प्लेटो मनुष्य को उसकी योग्यता अनुसार शिक्षा देने की बात करते थे। प्रारंभ में ये सबके लिए समान शिक्षा की बात करते थे, आगे चलकर ये विभिन्न योग्यताओं व्यक्तियों को अलग अलग कर देते थे, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते थे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दो व्यक्ति आपस में जो है एक समान नहीं है ना, भले वो जुड़वे क्यों ना हो, उनमें रंग रूप आकार योग्यता के आधार पर क्या भिन्नता पाई जाती है। प्लेटो भी कहते थे
कि उनकी जो अलग अलग योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उसके हिसाब से उन्हें जो है कार्य दिया जाना चाहिए और उनकी योग्यता अनुसार कार्य करने के लिए ये कहते थे। ये आशा करते थे कि शिक्षार्थी शिक्षक के अनुशासन में रहकर अध्ययन करें और अपनी उच्चतम योग्यताओं का अधिकतम विकास करें और उन्हें राष्ट्र हित में लगाएं। ये बच्चों को पहले राष्ट्र के लिए तैयार करना चाहते थे, उसके बाद राष्ट्र की सेवा करने के बाद ही मनुष्य जो है इसकी ओर बढ़ेगा, आत्मानुभूति की ओर बढ़ेगा, आत्मा की अनुभूति की ओर बढ़ेगा। अब देखिए किस तरह के विद्यालयों की बात जो है प्लेटो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, वो शिष्यों की तलाश में हमेशा जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, चौराहों पर घूमते थे और उन्हें उपदेश देते थे। उनकी कोई एकेडमी टाइप का नहीं था, वो जो चलते फिरते जो है डिस्कशन करते थे। लेकिन प्लेटो ने एक विद्यालय की स्थापना की थी जिसका क्या नाम था, अकादमी नाम था, एकेडमी। और वे इस स्थान पर बड़े सम्मान पूर्वक शिक्षा का जो है कार्य भी करते थे प्लेटो। इनका विश्वास था कि समाज में रहकर मानव नहीं बन सकता, समाज से उच्च पर्यावरण से युक्त स्थानों की इन्होंने आवश्यकता अनुभव की और उसके लिए विद्यालय जैसे एकेडमी की जो है स्थापना की। प्लेटो विद्यालयों के मानवीकरण और सामाजिकरण का साधन मानते थे। विद्यालयों को क्या कहते थे कि इनमें मानव, एक अच्छे मानव आदर्श नागरिक तैयार किए जाएंगे और साथ ही इन्हें एक सामाजिक नागरिक बनाया जाएगा। ठीक। प्लेटो जन्म से मृत्यु तक के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की कल्पना करते थे। इन्होंने जन्म से 3 वर्ष तक के लिए शिशु विद्यालय, 3 से 6 वर्ष तक के लिए नर्सरी विद्यालय और 6 से 13 वर्ष तक के लिए प्रारंभिक विद्यालय और 13 से 16 वर्ष के लिए वाद्य संगीत विद्यालय, 16 से 20 वर्ष तक के लिए जिम्नास्टिक और सैनिक विद्यालय, 20 से 30 वर्ष तक के लिए विज्ञानों के विद्यालय जहाँ साइंस पढ़ाई जाती थी और 30 से 35 वर्ष तक के लिए दर्शन से संबंधित विद्यालयों की योजना जो है इन्होंने प्रस्तुत की। ये सभी विद्यालय राज्य द्वारा संचालित होंगे और एक दूसरे से क्या होंगे, आपस में संबद्ध होंगे और इनका पूरा व्यय यानी खर्चा जो है राज्य द्वारा निर्वहन किया जाएगा। ठीक। तो ये विद्यालय के संदर्भ में इनके कॉन्सेप्ट था, विचार था। अब देखिए शिक्षा के अन्य पक्ष में ये प्लेटो जन शिक्षा की भी बात करते थे और स्त्री शिक्षा की भी बात करते थे। ठीक है। तो जन शिक्षा, प्लेटो राज्य से अपेक्षा करते थे कि 6 वर्ष से 20 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जनरल एजुकेशन की। ठीक है। इससे क्या होगा कि जन शिक्षा का जो प्रसार है वो तेजी के साथ होगा, परंतु इन्होंने दासों की शिक्षा के अधिकार को अलग रखा था। ठीक। ये ध्यान देने वाली बात है। इनका यह विचार था कि जन शिक्षा ये विरोधी विचार है। भाई आप किसी विशेष वर्ग को उससे वंचित रखोगे तो जन शिक्षा जैसा कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, जन साधारण की शिक्षा की बात कैसे होगी। आप एक बहुत बड़े वर्ग को उससे बाहर रखे हो। ठीक है। तो ये जन साधारण जैसा कॉन्सेप्ट इनका जो है संकुचित है। ठीक है। क्योंकि उस समय जो दास प्रथा थी वो दास नंबर 2 के नागरिक माने जाते थे और उनके लिए शिक्षा की बात ही नहीं करते प्लेटो। तो मुझे जो इनके जन शिक्षा का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं दिखाई देता। ठीक है। स्त्री शिक्षा देखें, प्लेटो शिक्षा की दृष्टि से स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते थे और ये यहाँ तक कहते थे कि पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी सैनिक और दार्शनिक, शासक और शिक्षक बनने का अधिकार है, पर यह अधिकार योग्यता अनुसार ही प्राप्त हो सकता है। साफ जाहिर है कि प्लेटो ने स्त्री शिक्षा के संबंध में वे विचार दिए हैं जो आज के जगत में मान्य हैं, किंतु दूरदर्शी थे प्लेटो। सह शिक्षा की भी बात करते हैं, एक साथ स्त्री पुरुष को पढ़ाने की बात करते हैं, सह शिक्षा की अनुमति देते हैं। ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा की भी बात करते हैं, धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात तो करते ही है। ठीक है। तो ये इनके शिक्षा के कुछ अन्य पक्ष थे जिस पर प्लेटो ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। चलिए, आपकी अगली क्लास का समय हो गया है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, वरना आपकी अगली क्लास का समय हो गया। हाँ बताइए। सर वो सर रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय सेंड कर दीजिएगा।
सर मेरी बुक में वो अच्छा नहीं दिया है, जो आपने बताया था ठीक। वो नोट नहीं, मतलब आप जल्दी बोलते हैं ना, जल्दी नोट नहीं हो पाता है पूरा। ठीक 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 है, मैं अभी कर देता प्लेटो हूँ। भी बुक में नहीं है, प्लेटो भी सेंड कर दीजिएगा। अब प्लेटो तो है बेटा। सर प्लेटो नहीं है, वो रमन बिहारी लाल में। सर बुक में नहीं है सर, रमन बिहारी लाल में। अच्छा कहते हैं तो ठीक रहता है, पूरा लिख लो। ऐसे पूरा लिख नहीं पाते, नोट किया है सर लेकिन इतना अच्छे से नोट नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत छूट जाता है। तो वीडियो नहीं सुनते हैं क्या? यूट्यूब पे तो मिलता है नहीं सर, वीडियो। वो तो आप सर वीडियो में प्रॉपर पूरा लिख नहीं पाते हैं, जैसे मतलब हेडिंग है ये सब है, बाकी तो नोट किया है। शिक्षा का संप्रत्यय भी, शिक्षा का उद्देश्य भी, और जब हमने शिक्षा की पाठचर्या बताई थी। चलिए मैं करता हूँ, भेजता हूँ PDF। ठीक, ओके, जाइए आप लोग अगली क्लास के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।